गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जैसा आपको पता है, जो रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें कक्षा 6 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। नोट्स के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जा रहा है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपका जो तीसरा अध्याय है प्रारंभिक नगर, प्रारंभिक नगर है वो चल रहा है। तीसरा अध्याय है वो प्रारंभिक नगर के रूप में हमारा है वो कंटिन्यू चल रहा है। आज ये अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार यह सभ्यता है वो अंत की ओर पहुंची, किस प्रकार इस सभ्यता का विनाश हुआ। कल मैंने आपको बताया था धोलावीरा और लोथल के बारे में। तो धोलावीरा गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, खंबात में जो क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कच्छ में, कच्छ के इलाके में धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ से साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। धोलावीरा के नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। धोलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा के जो शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, ये सभी 2 भागों में, पश्चिमी भाग जो छोटा होता था और पूर्वी भाग जो बड़ा होता था। पश्चिम भाग है वो जिसे हम ऊपरी नगर कहते हैं, और जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था, वो निचला नगर कहलाता था। जो ऊपरी नगर होता था उसमें राजा, पुरोहित, सामंत, अभिजात वर्ग के लोग हैं वो रहते थे। जबकि जो निचला भाग था, जो पूर्वी भाग था, जो बड़ा था, उसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, कारीगर ये सभी रहते थे, ये सभी निवास करते थे। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। जैसे कि बच्चों आपको पता है धोलावीरा शहर है वो ज़्यादातर हमें कच्छ के इलाके में और खंबात के इलाके में, जहाँ पर हमें खंबात की खाड़ी है वहाँ पर लोथल नगर मिला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों ही नगर है, चाहे कच्छ हो चाहे खंबात हो, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। तो चाहे धोलावीरा जो कच्छ के इलाके से मिला है और जो खंबात की खाड़ी से जो मिला जो नगर है वो लोथल है। तो धोलावीरा है वह नगर 3 भागों में बंटा हुआ था। उसके 3 भाग थे। उस नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। वहीं हड़प्पा का जो नगर था, हड़प्पा का जो धोलावीरा जो नगर था, हड़प्पा सभ्यता में जो धोलावीरा था, उसका जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में उसे बांटा गया था या 3 भागों में उसे विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त जितने भी नगर के भाग थे उन सबको ऊंची ऊंची, विशाल, मजबूत दीवारों से सुदृढ़ बनाया गया था। ऊंची, विशाल, मजबूत जिसके परकोटे थे उसे मजबूती प्रदान की गई थी। इसके अलावा हमें धोलावीरा से एक विशाल स्टेडियम के संकेत मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा कालीन जो खेल थे, जो हड़प्पा काल के दौरान जो खेलों का आयोजन होता था वह इन्हीं या इसी नगर में किया जाता था। इसका आयोजन है वो धोलावीरा में किया जाता था। तो धोलावीरा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के संकेत या अवशेष मिले हैं, जिसके चारों ओर मजबूत दीवारें थी, दर्शकों के बैठने की सुविधा थी। इससे प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा काल के दौरान मनोरंजन के रूप में खेलों का आयोजन होता था, उसका प्रमुख केंद्र के रूप में, उसके प्रमुख केंद्र के रूप में धोलावीरा था वो प्रसिद्ध था, धोलावीरा था वो लोकप्रिय था। यहाँ पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, यहाँ के कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा हुआ पाया गया है। यहाँ के सबसे जो प्रमुख अवशेष मिले हैं उसमें बड़े बड़े पत्थरों पर हड़प्पा लिपि से खोदा हुआ पाया गया है। जैसा कि आपको बच्चों पता है, हम हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उसे व्यक्त किया गया था।
धोलावीरा से हमें एक अभिलेख मिला है, लेकिन जैसा कि दुर्भाग्यवश अभी तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। जो हड़प्पा कालीन जो अभिलेख है वो सबसे बड़ा अभिलेख हमें धोलावीरा से मिला है, लेकिन इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त जितने अन्य जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें मिली है, उनमें मोहरों में हड़प्पा कालीन भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक अभिलेख के रूप में धोलावीरा में सबसे पहले एक अभिलेख के रूप में हड़प्पा लिपि का प्रयोग किया गया था। इसे लकड़ी में जड़ा गया है, इसे लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा विशेष है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी हड़प्पा कालीन हमें लेख मिले हैं वो ज़्यादातर मोहरों पर मिले हैं, मोहरों पर मिले हैं। लेकिन जो यह अभिलेख है वो मुख्य रूप से पत्थर पर खुदा हुआ है, विशाल है, जिसे लकड़ी में जड़ा गया था, लकड़ी से उसे सुसज्जित किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात की खंबात की खाड़ी में, जो गुजरात में जो खंबात का क्षेत्र है, ये कच्छ का क्षेत्र, उसमें धोलावीरा था। और जो गुजरात में जो खंबात की खाड़ी थी, वहाँ पर साबरमती नदी की जो उपनदी थी, वहाँ पर लोथल नाम का एक नगर मिला है। ये एक समुद्र तटीय नगर था, एक गोदी था, एक बंदरगाह था, जहाँ पर आयात निर्यात के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए यह शहर काम में लाया जाता था, जिसमें कीमती पत्थर, आभूषण, मणके, शंख, स्फटिक, फेंस, ये सभी चीज़ें वो निर्यात के लिए यहाँ के भंडार गृहों में रखी जाती थी। ये गोदी नुमा एक शहर था जिसका प्रयोग है बंदरगाह के रूप में होता था। आयात निर्यात के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग है वो किया जाता था। आयात और निर्यात के लिए इस बंदरगाह को काम में लिया जाता था। यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह में हमें कई मोहरें भी मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मोहरों के निर्माण की कला भी विकसित हुई थी। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, तैयार मनके, पत्थरों को काटकर बनाए गए मनके, इनके अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये भंडार गृह का प्रयोग था वो मनकों को, स्फटिक को, धातुओं को, फेयंस को, आभूषणों को, शंख सीपी से बने हुए आभूषणों को बनाने के लिए एक निर्यातक के रूप में इस भंडार गृह का प्रयोग किया जाता था, जिसमें आयात निर्यात के लिए वस्तुओं को एकत्रित किया जाता था और उन्हें विदेशों में भेजा जाता था। क्योंकि लोथल एक गोदीनुमा बंदरगाह था, यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं को नावों में भेजकर, नावों में भरकर विदेशों में निर्यात के लिए इन्हें प्रयोग में लाया जाता था। विदेशों में इनका निर्यात है वो किया जाता था। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम देखते हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। पता नहीं ऐसे क्या घटना हुई थी। नदियां सूख गई, वनों का विनाश हो गया, सिंधु ने अपनी धारा बदल दी, सरस्वती विलुप्त हो गई। ऐसा क्या कारण हुआ? वनों का विनाश हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, या फिर क्या नाम है, कीटनाशक या कुछ मच्छर जैसे जो जानवर थे या मच्छर जैसे जो कीट पतंगे थे वो ज़्यादा फैल गए। इसके कारण पता नहीं है कि ऐसा निर्धारित कोई हम तर्क नहीं दे सकते कि इस सभ्यता का पतन है वो एक निश्चित कारण से हुआ। इसके साथ ही क्या हुआ, लेखक मोहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन का, मोहरों का, बाटों का अचानक प्रयोग है वो बंद हो गया। लेखन जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मोहरों पर लिखाई होती थी उसका प्रयोग बंद हो गया। इसके अलावा मोहरों का और बाटों का भी प्रयोग बंद हो गया। अचानक मोहरे और बाटे भी गायब हो गए। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी, जो विशाल थी, जो परिष्कृत थी, जो समकोण पर काटती थी, उस पर कचरे के ढेर, जहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय विशेष सभ्यता के रूप में प्रतीत होती है, जहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, वहीं आज से करीब 3900 साल, करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी वहाँ पर कचरे के ढेर लगने लग गए थे। झुग्गीनुमा, आपको पता है कि जैसे कि हड़प्पा के अंदर या
सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर थे वो पक्के ईंटों से बने हुए थे, लेकिन इसकी बजाय आज से करीब 3900 वर्ष पहले सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों के अनुसार नदियां सूख गई, जबकि अन्य का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया। अलग अलग विद्वान हैं, वो इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण देते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नदियां सूख गई, जबकि अन्य का अनुसार यहाँ का जंगलों का विनाश हो गया। कुछ का मानना है कि नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी थी, जिसके कारण धाराओं के बदलने से यहाँ पर सूखे की समस्या खड़ी हो गई, इसलिए यहाँ के लोगों ने इन नगरों को छोड़ना उचित समझा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो गया। सिंधु और पंजाब की बस्तियां नष्ट हो गई। सिंधु और पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहाँ की बस्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लग गई थी। धीरे धीरे वहाँ पे बस्तियों का पतन हो गया था। लगभग इसके लगभग 1400 वर्ष बाद या इसके 1400 वर्ष पहले एक नए नगरों का विकास है वो हुआ। इसके नए नगरों का विकास है वो शुरू हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि करीब 1400 वर्ष पहले तक, आज से 1400 वर्ष पहले तक, आज से 1400 साल पहले नए नगरों का विकास है वो हो गया था। आज से करीब 1400 वर्ष पहले हमें महाजनपदों का उल्लेख है, वो महाजनपदों का वर्णन देखने को मिल जाता है। करीब 600 ईसा पूर्व या करीब 550 ईसा पूर्व के करीब 16 महाजनपदों का अस्तित्व है वो सामने आया था। तो आज से हम कहें, आज से लगभग 1400 साल पहले, आज से लगभग 1400 साल पहले, या जो हड़प्पा सभ्यता लोप हुई थी उसके 1400 वर्ष बाद है वो नए नए नगरों का, महाजनपदों का उदय हुआ। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, कंबुज, गांधार, अवंती, कंबोज। इस प्रकार 16 महाजनपदों का उदय वो देखने को मिलता है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम नहीं कह सकते कि ऐसा कोई इसका एक निश्चित कारण था जिसके कारण ये सभ्यता है वो पतन की ओर चली गई, या इस सभ्यता का पतन हो गया। तो हम किसी एक निश्चित कारण को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते कि इस सभ्यता का पतन है वो किस कारण हुआ, यह सभ्यता है वो किस प्रयोजन के कारण है वो विनाश की ओर चली गई। इस प्रकार हम देखते हैं आज हमारे टॉपिक में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसे पतन की ओर अग्रसर हुई। इसके लगभग 1400 साल पहले, आज से लगभग 1400 साल पहले नए नए नगरों का विकास हुआ। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको लिखना है। आप बीच में से हटता हूँ, इसको जूम कर लें, इसको लिखना है होमवर्क के रूप में, आपको इसको लिखना है, याद करना है बच्चों, इसको लिख कर याद करना है, फिर कॉपी में उतारना है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने और स्कूल में कॉपी भेजनी है ताकि मैं आपकी कॉपी को चेक कर सकूं। यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।